बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। हुकूमत ने 11.5% इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का टारगेट रखा था इस फिस्कल ईयर, यानी कि इस इक्तिसादी माली साल के लिए जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक साल में इस कदर गरानी हो जाएगी। वो चीज़ जो 100 रुपये की मिलती थी वो 111.5 रुपये की मिलनी शुरू होगी। लेकिन अभी चंद दिन भी, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो 20% से ज़्यादा है। और ज़ाहिर है अगर पहले महीने में है तो ईयर टू ईयर जो है वो तो बहुत ज़्यादा होने का इम्कान है। ये हर चीज़ को, पूरी पिक्चर को, पूरी तस्वीर का नक्शा बदल देता है। अब इस महंगाई को रोकने के लिए सरमाए को कम करने की कोशिश की जाएगी। स्टेट बैंक उसके लिए ये करता है कि एक तो सूद की शरह बढ़ा सकता है ताकि लोगों के पास लोग कर्जा लेना कम करें, क्योंकि महंगे कर्जे से वो ज़्यादा अदा नहीं कर सकेंगे और बिजनेसेस चलती नहीं। दूसरा कि जो स्टेट बैंक पेपर्स अपने फ्लोट करता है, तो जब एक पेपर यानी ट्रेजरी बिल्स हैं या जो भी हैं, वो पैसा गया और आया, जब वो बिल की मुद्दत ख़त्म हुई तो उसको दोबारा से ऑक्शन करने के दरमियान गैप देना शुरू कर देता है स्टेट बैंक। उससे ये होता है कि सरमाए की इससे भी कमी होना शुरू होती है। इसे कहते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग। अब ना पैसा है और जो पैसा है वो महंगा है, तो ज़ाहिर है ऊपर वाला तबका जो है वो खर्चेगा नहीं, नीचे नहीं पहुंचेगा। नीचे फिर महंगाई और इनइक्वालिटी और गुर्बत फैलना शुरू हो जाती है। तो असल में सफ़र कौन करता है? फिर आके गरीब। ताकि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मॉनेटरी करें। तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जिसको समझना भी ज़रूरी है और इसके अगेंस्ट क्या गार्ड्स हो सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमने फिर एक दफ़ा एक ऐसे स्कॉलर को इनवाइट किया है जो मॉनेटरी साइड का इनइक्वालिटी पे इम्पैक्ट जो है करने में उनको बड़ा शौक़ है। डॉक्टर साजिद अमीन, आप हमारे मेहमान हैं, थोड़ा सा बताएं, फिर और सवालात आपसे करते हैं। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल ये बड़ा अहम सवाल है जो आज आपने ये रखा है। इस वक्त मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है आम आदमी का, वो महंगाई है। और आपने बिल्कुल सही रखा कि जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था इस फाइनेंशियल ईयर का 23 का, वो 11.5% का था। और जब ये टारगेट गवर्नमेंट रख रही थी, तो अगर आप उन 3 टारगेट्स को मिला के देखें जो गवर्नमेंट ने रखे हैं अपने बजट में, तो वो लगता है कि वो इंटरनली इनकंसिस्टेंट हैं। वो तीनों साइमल्टेनियसली हल नहीं किया जा सकता, उनको अचीव नहीं किया जा सकता। मसलन 11.5% इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है, जबकि पिछले साल इन्फ्लेशन का जो एवरेज आ रही थी वो 12.2% हो गई। अगर हम ये जून वाला जो इन्फ्लेशन आया उसको ऐड कर लें, जो 21.3% के करीब आया है, तो 12.2% एवरेज इन्फ्लेशन रहा है पिछले साल में। अब गवर्नमेंट उसके अंदर 750 बिलियन का जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज भी लगाना चाह रही है, और फिर भी ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 11.5% एवरेज के करीब रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि 2 से 3 बड़ी इसकी मेजर इम्प्लीकेशंस होंगी। लेट्स अज्यूम कि गवर्नमेंट जो है 50 रुपये पर लीटर की जो लेवीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज है, वो लगा देती है। हमारा एस्टिमेट ये बता रहा है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 15.5 से लेकर 17.5% की रेंज में रहेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो ख्याल ईयर ऑन ईयर एवरेज इन्फ्लेशन। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो एवरेज है वो शायद 20% के करीब रहे, बट मुझे लगता है कि वो 20% से थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि जो ही आपका इन्फ्लेशन पिकअप करेगा तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। और अगर हम पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड है उसको देखें, तो एक बड़ी स्टेटेड पॉलिसी रही है स्टेट बैंक की कि जो नेट रियल रेट है वो पॉजिटिव होगा। मतलब ये कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा, जो पॉलिसी रेट होगा, वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा ताकि आपका पॉजिटिव रहे रिटर्न। तो ऐसी सूरत में अगर हम ये एज्यूम कर लें कि 17% तक इन्फ्लेशन जाता है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% से ऊपर जाएगा। तो वो इसका मतलब है 250-300 बेस पॉइंट, 500 बेस पॉइंट के करीब इंटरेस्ट रेट इस एक साल में बढ़ सकता है। तो उसकी वजह से हो सकता है इन्फ्लेशन तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा वीक लिंक है इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का। इंपोर्टेड है ना एनर्जी प्राइसेस की वजह से। तो थोड़ा सा अगर लेट्स अज्यूम कि वो 20% नहीं होता, और वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो 15.5 से 17.5% की रेंज में रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा कि हाई इन्फ्लेशन
और स्टैग्नेशन और टाइट मॉनिटरी पॉलिसी 18% या इससे ज्यादा का इंटरेस्ट रेट, और आईएमएफ की स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज इसको जो बढ़ेंगी, ये सब मिला के आपका जो ग्रोथ रेट का टारगेट है जो 5% के करीब रखा हुआ है, हमारा एस्टिमेट ये है कि वो उसको 3.5% से नीचे ले आएगा। तो ओवरऑल आप कह लें कि गवर्नमेंट तीनों टारगेट मिस कर रही होगी कि नंबर 1 आपका जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 11.5 की बजाय तकरीबन 17.5%, 17% के करीब ऑन एवरेज रहने की तवक्को है, और जो ग्रोथ रेट का टारगेट है वो 5% की बजाय 3.5% के करीब आने की जो वो तवक्को है। और इसका फिर जो इम्पैक्ट है आम आदमी के ऊपर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट आपका कम होता है, तो उसकी वजह से आपके जो जॉब लॉसेस हैं वो बढ़ेंगे, जो पॉवर्टी है वो बढ़ेगी। और एक और चीज जो बड़ा अहम आपने कहा कि जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है बेसिकली वो वेरी करता है, और जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसीज हैं वो भी वेरी करती हैं कि उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी के लिए डिफरेंट है और अमीर आदमी के लिए डिफरेंट है। मसलन अगर हम जस्ट एक एग्जांपल ले लें कि लेट्स सी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, 18% के करीब चला जाता है, वो लोग जो लेंडर हैं, जो कर्ज देने वाले हैं, जो सेवर्स हैं, जो सेविंग करते हैं, वो तो उससे पैसा कमाएंगे, लेकिन जो कर्ज लेने वाला है, जो बारोइंग करने वाला है, उसकी जो पैसे हैं वो ज्यादा होगी क्योंकि उसकी कास्ट ऑफ बारोइंग जो है वो बढ़ जाएगी। तो वो एक इनइक्वालिटी इनइक्विटेबल इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर आ रहा होता है। इसी तरह जब आप टाइटनिंग करते हैं, जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, तो अगेन उसका बड़ा एक डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। वो आदमी जो लेबर मार्केट में बैठा है उसकी तो जॉब लॉस होता है, लेकिन वो आदमी जो कैपिटल मार्केट के अंदर बैठा हुआ है उसको उतना लॉस नहीं होता जितना एक शालमी में या अकबरी मंडी में बैठे हुए मजदूर को जॉब लॉस का हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर हम हाई इन्फ्लेशन को देखें, लो ग्रोथ रेट को देखें, तो जो आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं वो मजीद जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और वो बढ़ेंगी। उसके हाँ, उसमें इन्फ्लेशन हाई होगा, आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, एट द सेम टाइम आपकी जो इनकम है वो कम हो रही होगी क्योंकि आपके यहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा होगा उसमें। तो ये ओवरऑल जो साल है अगला, ये आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल साल ये रहेगा बताएं कि उसमें। ये जो लेवी है पीडीएल जो है ये पेट्रोलियम प्राइसेस पे है जो मैं और आप सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो टैक्स है ये वो बर्दाश्त करेगा जिस पे ये मुश्किलात पड़ रही हैं। दुकानदारों पे फिक्स टैक्स लगा दिए। अब कल एक दुकान पे एक बंदा गया और उसने कॉटन का सूट खरीदा ईद के लिए। वही कॉटन का सूट जो है जितनी प्राइस में पहले मिल रहा था उससे 1000 रुपये महंगा वो बेच रहे। उसने कहा यार ये महंगा क्यों आप बेच रहे हैं? उसने कहा कि जनाब महंगाई हो गई है। बाद में बातों में उससे पता लगा कि स्टॉक पहले का पड़ा हुआ है। तो जो दुकानदार हैं उसके अलावा अगर आप बिल्कुल जहाँ बैठे हुए हैं नीचे जाके देखें, वो सर्दियों में रिनाई के हीटर वो बेच रहा था और वो सारा इम्पोर्टेड स्टफ था, थ्रो अवे कचरा जापान से आया हुआ 10 साल के बाद, और उसको 110 से 220 पे वोल्ट पे कन्वर्ट करके वो यहाँ बेच रहे थे। विंडफॉल प्रॉफिट बना रहे थे करने के लिए। अब वो सेल्स टैक्स उस पे, तो ये सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकली ट्रेडर और शॉपकीपर जो हैं वो वोटर है, तो उनको आप टच नहीं कर सकते। तो ये तो जो पॉलिटिकल जस्टिस करने के लिए गवर्नमेंट बैठी होती है जो कि टैक्स लेके अगर करती है, वो तो बिल्कुल गवर्नेंस का एक तरह का फेलियर हो गया ये तो। देखिए मेरा ख्याल है जो जहाँ भी एक पुअर टैक्सेशन सिस्टम होता है जो कि पाकिस्तान में है, इसमें तो कोई आर नहीं है, हमारे यहाँ एक पॉलिसी इनएफिशिएंट फेलियर में कह रहा हूँ। हाँ टैक्सेशन सिस्टम है। तो वहाँ जो टैक्स इंसिडेंस है वो जनरली आपको पता शिफ्ट हो रही होती है बॉटम जो पे अल्टीमेट फाइनल जो हाँ कंज्यूमर बिल्कुल। होता है उसके अंदर। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि हमें जो जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, उसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट का टैक्सेशन तो कोई को फायदा ना रहा दिलाने ना की फिर। जरूरत रहेगी, उसमें हमें जाना होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फोकस जो है वो उसके ऊपर फोकस है कि जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं उन पे फोकस किया नहीं, जाए, अगला इलेक्शन लड़ना है इन्होंने। आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसको लिया जाए। तो मुझे लगता है कि पहला दो चीज़ों पे मुझे लगता है हमें एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए पॉलिसी थिंक टैंक या इवन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एट लार्ज या बाकी जो थिंक टैंक्स हैं उनको भी, सिविल सोसाइटी को, हमें दो तरह की अप्रोच जो है वो लेना होगी। एक तो यह है कि जहां भी गवर्नमेंट मच नीडेड रिफॉर्म्स कर रही है हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए कि वो आम आदमी जो इस पूरी स्टेबलाइजेशन में लूज कर रहा है
उसको कंपेंसेट नहीं किया मैं जाए बिल्कुल उसके और अंदर। बात आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो कहते हैं ना जी कि आम आदमी की सख्त नहीं रही और सिविल अनरेस्ट हो जाएगा। एक ये बात करते हैं ना कि इससे आगे करोगे तो लोग उठ खड़े बातें किए। एडमिनिस्ट्रेशन का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की मैं बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ टैक्स पॉलिसी का फेलियर हो रही हाँ, है। हम तो टैक्स पॉलिसी का फेलियर अगर ये मुझे समझ आ रही है जो कि सिर्फ लिखने की वजह से इतने साल थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स आती है, तो जो एक्सपर्ट है इसका मतलब है ये डेलिब्रेट है। देखिए, हमारा एक चीज़ का बैकग्राउंड होता है। हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, वो डिज़ाइन ही रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन के लिए हुआ है। वो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए या सोशल जस्टिस के लिए या टैक्सेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ होगा। तो कोई भी देखिए किसी भी टैक्सेशन तो आइन सिस्टम से आप ये कह रहे हैं मुतसादम है ये? अब क्योंकि आइन तो यही कहता है कि टैक्सेशन तो रिफॉर्म इसको करनी चाहिए, फिर तो आईएमएफ से बात करते हुए देखिए कुछ। अगेन अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुतसादम है, लेकिन उसको बेहतर करने की गुंजाइश है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए गिवन ये कि उसका अगेन एक कॉन्टेक्स्ट है। पाकिस्तान में चूंकि अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है, इतने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए हैं कि हमारी पूरी की पूरी जो मैक्रो पॉलिसी है, चाहे वो टैक्स पॉलिसी है, चाहे वो मॉनिटरी पॉलिसी है, चाहे वो ट्रेड पॉलिसी है, कुछ भी है, वो स्टेबलाइजेशन से आगे का सोच ही नहीं सकी। जो तमाम हमने अरेंजमेंट्स रखी हैं वो एडहॉक रही हैं हमेशा से, वक्ती शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पे फोकस होती हैं, लॉन्ग टर्म पे उसको नहीं हो रही होती। उसी में रहते हुए जो मुझे लगता है कि हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो टोटल की टोटल ट्यून हो गई है एक रैंडमली मूविंग रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करना। हम हर साल एक नया रेवेन्यू टारगेट दे देते हैं। मसलन इस साल हमने 6,000 अरब इकट्ठा किया, तो हमने अगले साल का 7,000 अरब रख दिया या 7,500 अरब के करीब रख दिया, इन्फ्लेशन बिना ये सोचे। इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ को इकट्ठा करके टारगेट बिना है। ये सोचे तो कि वो तो ये बाबू बैठ के बना हाँ, रहे हैं ना। बिना ये सोचे कि ये 6,000 अरब आया कहाँ से है। वो इन्फ्लेशन के बढ़ने से आया है, डेप्रिसिएशन से आया है, इंपोर्ट हिस्टोरिकल नॉमिनल के बढ़ने ग्रोथ से पे चल उसमें रहे हैं ना आया। आप। तो उसका एक एग्जैक्टली मजहर यही है जो आप कह रहे थे कि हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने पे लगी है। मैंने लिखा है इसके ऊपर कि हमारी टैक्सेशन पॉलिसी का एक मतलब है, मकसद है मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन बाय एनी मीन एट एनी कॉस्ट। और जब हम बाय एनी मीन्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और जब हम एट एनी कॉस्ट करते हैं तो वो आम आदमी है जिसके ऊपर आप सारे का सारा बर्डन जो है वो डाल रहे होते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं कहता चलूं कि मुझे लगता है कि शायद इस गवर्नमेंट से, गिवन के जो इनके पास कह लें कि टाइम है या जो एक अनसर्टेनिटी है और जिस क्राइसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो इमीडिएट प्रायोरिटीज हैं जैसे एक डिफॉल्ट से बचना, आईएमएफ को लेना, कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये बहुत कोई फंडामेंटल टैक्स रिफॉर्म्स को लेके आ सकेंगे। हमारा कम से कम इस अगले एक साल में यही टैक्सेशन रहेगी और हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही के ऊपर रिलाई कर रहे होंगे, एनर्जी प्राइसेस को बढ़ा के टैक्स को इकट्ठा कर रहे होंगे। और इन तीनों चीजों को अगर हम मिलाएं कि आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमिंग फ्रॉम एनर्जी प्राइस इंक्रीजेस, सब्सिडीज को कम करने से, जो कि जरूर करनी है, वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा, वो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा। तो ओवरऑल जो अल्टीमेट इम्पैक्ट आएगा वो आम आदमी के ऊपर आएगा। इस वक्त मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक तरीका है जिसमें मैं बार बार कह रहा हूं, हमें एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए टारगेटेड सब्सिडीज के लिए, जो कि गरीब आदमी को, आम आदमी को कंपेंसेट करें, नंबर वन। और हमें, मुझे लगता है कि इतना हाई हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है कि हमें बिस्प बेनिफिशियरी से ऊपर उठना होगा। हमारा जो रिलीफ पैकेजेस हैं, हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन का सिस्टम है जिसको हम लाना चाह रहे हैं, उसको बिस्प बेनिफिट, क्योंकि अब हमारी जो मिडिल क्लास है वो इफेक्ट वो भी बुरी तरह से इफेक्ट होना शुरू हो गई है। जॉब लॉसेस मुतवक्को हैं मजीद, तो inflation यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन का ग्रेजुअली हमें उस पर जाना होगा। बट इनिशियली आखिरी क्वेश्चन यहीं पे रहते हैं, ये तो लंबी टाइमलाइन पे हम फिर वो निकल गए क्विकली। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस में डॉलर और बैरल वाला जो है चक्कर, वो उसमें और इजाफा होता है, और अगर वो इजाफा जो है वो फिनोमिनल होता है, तो देन फिनोमिनल से अगर आप थोड़ा समझे, मतलब फिनोमिनल के 2 3 4 5 10 डॉलर की रेंज में नहीं, इससे ज्यादा 20 डॉलर 30 डॉलर 40 डॉलर 50 डॉलर फिनोमिनल का मतलब आप कहें 30% राइज इन प्राइसेस, 40% राइज, 25 फिनोमिनल जिसे हम कहते हैं। अगर प्राइसेस में राइज है तो फिर क्या होगा? आई थिंक ये बड़ा डिफिकल्ट सिनारियो होगा पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली, कि हम ऑलरेडी ही एक बहुत बुरे क्रंच में शिकार हैं और हमारा बहुत सारा जो डिपेंडेंस है वो कह लें कि एक तो आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर है ताकि हमें एक क्रेडिबिलिटी लेटर जो है वो मिल सके, ताकि हमारी जो ग्लोबल फाइनेंसिंग है
उसको किसी तरह रोल ओवर किया जा सके, कुछ फ्रेंडली डिपॉजिट्स उसमें आ सके उसमें। और बॉन्ड हम फ्लोट कर सकें। दूसरा मुझे लगता है जो सबसे बड़ा हमारा इन्हिसार है वो है ही पेट्रोल प्राइसेस की ट्रेंड के ऊपर है कि पेट्रोल प्राइसेस कैसे चलती हैं आगे। ये हमारी सस्टेनेबिलिटी को बहुत हद तक डिफाइन करेंगी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। लेकिन उसमें मुझे लगता स्टेबिलिटी है को या सस्टेनेबिलिटी? स्टेबिलिटी को, फिलहाल तो हम स्टेबिलिटी के उसमें चक्कर में सस्टेनेबिलिटी नहीं कह रहे सस्टेनेबिलिटी का तो भी हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, वो अगले साल तो देखे ना, अगर 42 आज के आपने ट्रेड फिगर्स देखे होंगे, अगर 42 अरब डॉलर फाइनेंसिंग नीड है तो अगले साल आप कितने को स्कूप लॉन्च कर लेंगे? और ये अगेन इवन डिपेंड कर रहा है कि ऑयल प्राइसेस क्या रहती हैं। लेकिन जस्ट टू क्लोज ऑन दिस वन, मुझे लग रहा है कि जो बहुत सारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं, जैसे जेपी मॉर्गन का आज आया है कि शायद $380 पर बैरल से चली जाएंगी, या कुछ और भी बहुत हाई एस्टिमेट्स हैं। मुझे लगता है वो थोड़ा से ऑफलाइन है अगर हम 2-3 चीज़ों को मिला के देख सकें, क्योंकि ये एजम्पशंस हैं अगेन उसमें। एक तो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, अगर आप फेड की टाइटनिंग देखें और अमेरिका के अंदर देखें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन रिसेशन की तरफ चल, तो अगर एक ग्लोबल तो प्राइसेस नीचे तो जाएंगे, कट आया है तो आपकी जो डिमांड है उसकी जो है वो कम होगी ऑयल की, नंबर 1। जो दूसरा अहम फैक्टर है वो प्राइसिंग है। आपने अगर पाकिस्तान में भी देखा हो, जैसे आप खुद भी बता रहे थे कि शायद कोई 20% के करीब हमारी जो डिक्लाइन है ऑयल कंजम्पशन में, शायद 12% के करीब पेट्रोल में। हाँ, तो जो ग्लोबल प्राइसेस आपकी बढ़ी हैं तो आपकी अगेन चूंकि जो पेट्रोल है वो परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं है, सो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक जो वो इम्पैक्ट उसमें आएगा। और तीसरा कुछ जो डिस्कशंस है वो ये है कि शायद किसी हद तक सप्लाई साइड जो है वो भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन आए, थोड़ी सी प्रोडक्शन उसमें बढ़ सके। तो ये तीनों चीजें अगर मिलती हैं तो मुझे लगता है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो शायद कोई वो का बड़ा मुश्किल है एक नंबर देना, बट मुझे लगता है $130-40 तक जाके बहुत ज्यादा वो अगर गई तो मैक्सिमम, तो फिर उसके बाद वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, गिवन जो हमारा एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो आ रहा है उससे मिलते हुए। बट स्टिल दिस विल बी वेरी टेस्टिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान, मतलब खासकर जो दिस इज अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं ना, ये वही मामला है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जस्ट यही है एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में इस वक्त जो एक आध चीज है वो सिर्फ आम आदमी को सोशल प्रोटेक्शन और सोशल सेफ्टी नेट्स के जो प्रोग्राम हैं उसी के जरिए उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अब तो हमें लगता है कि हम भी आ गए हैं, जो मिडिल क्लास है वो आ गई है। मसला बड़ा गंभीर है। बात यह है कि टू कट इट शॉर्ट, टेक्निकल बातें तो आपने एक्सपर्ट से सुन ली, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्हीं की समरी में आपको बताऊं, मेरे से शायद ज़्यादा अच्छी तरह वो एक्सप्लेन हो गई हैं। बुनियादी बात यह है कि रूस की लड़ाई से ये प्राइसेस ज़्यादा जो यूक्रेन वाली है ये ऊपर जाती हैं, और रूस आगे क्या करता है उस पर ये प्राइसेस डिपेंड करती हैं। 30% रूस से हमें सस्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो भी, तो रूस से डर लगेगा, रूस तो होगा हर तरफ जो है। अब एक दफ़ा फिर हम उसी के ऊपर है, हम ये वो चीज़ है जिसमें हम लॉन्ग टर्म या इवन मिड टर्म अगले 2-3 क्वार्टर के बारे में भी कुछ नोबडी कैन से एनीथिंग, लेकिन इस क्वार्टर में अगर IMF का हमें पैकेज मिल जाता है और हम फेटफ से भी बाहर हो जाते हैं तो होपफुली हम स्कूक पे जो बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट बताते हैं कि 18% प्रीमियम आ गया है, और वो इसका मतलब है कि हम क्रेडिट जो मार्केट है उससे तो फिर आउट हो गए ना। अगर इतना प्रीमियम था तो शायद हम कुछ बॉन्ड रेज करके अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करें और अपना घर चलाते रहें, और एक आध साल में कुछ आज तक के लिए इतने मिलते हैं। अगले प्रोग्राम में, प्रोग्राम को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक ये प्रोग्राम पहुंचते रहें, और लॉग इन होकर अपने कमेंट दें ताकि हम इसे मज़ीद बेहतर बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।